बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जैसा कि पता है कि पीपीएससी की जॉब्स जो हैं वो अभी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगी। अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आता है, उनके साथ लिखा होगा कि जी पाइपलाइन में है। तो उसी हवाले से आपको जैसे पता होगा कि हम एक पीपीएससी का सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेटरी सेशन। तो सब लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो उस प्रिपरेटरी सेशन को ज्वाइन करें। तो उसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सब लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो बात जो सबसे बड़ा मसला हम लोगों को आता है कि जब भी हम किताब उठाने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हमें ये बहुत अच्छे से आता है और हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान को हर मौके पर, ज़िंदगी की हर स्टेज पर सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने और नई नई चीज़ें सीखने के मरहले से गुज़रना चाहिए, और ये कभी भी ये इंसान के साथ ही चलता रहता है। इसी हवाले से आपकी इसी मुश्किल को थोड़ा आसान करने के लिए मैंने कुछ ऐसे सवाल चुने हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये 9th-10th की बुक से, एफएससी की बुक से मैंने ये चीज़ें ली हुई हैं। ये जो वीडियो आज की आप देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप लोग जो है, आप में एक चीज़ जो पैदा हो जाएगी वो ये होगी कि आप जब बुक उठाते थे और आपको लगता था कि मुझे ये सारा कुछ आता है, अब हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से मैंने, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो मैंने 10 ऐसे सवाल चुने हैं जो कि आपको एक तो आपकी कह लें कि आपको थोड़ा बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, और दूसरा एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी में ख़ास तौर पे आते हैं उनको आपने किस तरह से टैकल करना है, किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस ट्रैक पे आपने सोचना है ताकि आप लोग जो है उन एमसीक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि आप लोग जी एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करते हैं और अटैम्प्ट करने के बाद आप लोग जो है वो अपनी तरफ से तो ठीक ही अटैम्प्ट करते हैं, और फिर जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आप उसमें फ़ेल होते हैं। तो ऐसे कौन से मसाइल हैं जिन चीज़ों को हम वहाँ पे फोकस नहीं कर रहे होते, तो उनको ज़रा हम देखते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखते हुए आप एक बॉल पेन पेंसिल अपने और एक पेज अपने पास रखें ताकि आप इसको सॉल्व करते जाएं साथ साथ, और उसके बाद आप आंसर्स पे जाएं। वीडियो को पॉज करते जाएं और बाद में आंसर्स पे जाएं ताकि आप अपना लेवल भी थोड़ा टेस्ट कर लें कि ये बेसिक के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर उससे ये होगा कि फिर आपका दोबारा से बेसिक को तैयार करने का आपका जहन बनेगा, और फिर आप दोबारा से उसको सीखने के मरहले को दोबारा से शुरू करने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो अब हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं, और पहला जो आपका सवाल है उसको हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी ऑफ mass 2 kilograms slides down a curved track which is quadrant of a circle of radius 1 meter. All the surfaces are frictionless. If the body starts from rest, its speed at the bottom of the track is. तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास, हमने ये देखना है कि ये एक कर्व्ड ट्रैक है जहाँ पे आपको रेड कलर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बॉडी है जी स्टार्ट में, और ये हमारे पास ये ट्रैक के बिल्कुल, ये सर्कल के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पे ये बॉडी पहुँच जाएगी इस कर्व ट्रैक से होती हुई। तो आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 4.43 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड और 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको ज़रा हल कर लें, मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। यकीनन आपने कोई ना कोई आंसर टिक किया होगा, तो अब देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमारा आंसर जो बन रहा है वो 4.43 मीटर पर सेकेंड बन रहा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम ज़रा बात करते हैं कि क्या गलती हम कर सकते हैं, तो उस पर ज़रा हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो डिसीव करेगी बात इस क्वेश्चन में वो ये होगी कि हमारे पास ये कर्व ट्रैक है। तो आप सबसे पहले अपनी सारी की सारी कैलकुलेशंस को शिफ्ट कर देंगे इस कर्व ट्रैक की, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कर्व पाथ, आप उसको कैलकुलेट में करने में अपनी सारी की सारी जो है आप अपना जहन उस तरफ ले जाएंगे। हालांकि आपने ये नहीं करना। देखें, ये डाउनवर्ड मोशन है, तो हमने क्या करना है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर लेना है। और यहाँ पे हम जो इक्वेशन लगाएंगे, आपको याद होगा vf² - vi² = 2as या 2gs। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये डाउनवर्ड आ रहा है, और आप देखें डाउनवर्ड इसका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर ही रहेगा,
क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 1 मीटर है। तो आप यहाँ पे बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है बॉडी रेस्ट में होगी, आप उसको 0 कर देंगे, फाइनल वेलोसिटी को आप मालूम कर लेंगे। तो ये आपके पास वी एफ स्केयर माइनस वी आई तो स्केयर तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 2GS और वी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा जी 2GS स्केयर रूट। अब आप उसमें वैल्यूज़ 2G की वैल्यू आपको पता है और आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये अब बहुत ही आसानी से आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। 4.43 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं ज़रा। अगला सवाल हमारा जो है, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन अक्सर पीपीएससी में पूछी जाती है और ये इंटी टेस्ट में भी बहुत बार ये सवाल आते हैं इस तरह के। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। एक बॉडी जो फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है डेफिनेटली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो किन चीज़ों के प्रोपोर्शनल है? टाइम ऑफ फॉल, मतलब जो ऊपर से नीचे गिरती है उसके प्रोपोर्शनल है। स्केल ऑफ टाइम ऑफ फॉल है। मैस ऑफ द बॉडी है, मैस पे डिपेंड करता है या नहीं करता, या मैस के स्केल पे डिपेंड करता है। तो इसका ज़रा आंसर देखते हैं कि इसमें हमने क्या देखना है। तो इसका आंसर बनता है स्केल ऑफ टाइम ऑफ फॉल। देखिए, हम इस तरह से इक्वेशंस को कभी नहीं देखते। तो आप देखें कि जब कोई बॉडी वर्टिकली फॉल कर रही है तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, रेस्ट पे वो चल रही है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम करते होते थे S इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT या GT स्केयर। अब यहाँ पे देखें वी आई टी तो 0 हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फॉल के तो नहीं आ गया जी। तो अब हमारे पास वी आई टी को जब आप 0 कर देंगे, वी आई 0 है तो वी आई टी पूरा फैक्टरी 0 हो जाएगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जी हाफ GT स्केयर। इट मीन्स ये किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और स्केयर ऑफ टाइम ऑफ फॉल पे ये डिपेंड कर रहा है। ये टाइम ऑफ फॉल पे भी डिपेंड नहीं करता, ये मैस पे भी डिपेंड नहीं करता, ये किस पे करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और टाइम ऑफ फॉल के स्केयर पे। तो ये इस तरह से आपने चीज़ों को ज़रा देखना है। उसके बाद अगले सवाल पे हम चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर लोग इसको मोस्टली लोग जो हैं इसको गलत अटेम्प्ट करते हैं। शाफ्ट ऑफ अ मोटर इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3000 आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट। द एंगल टर्न पर सेकंड इज। तो एंगल टर्न पर सेकंड हमने मालूम करना है। उसके लिए ऑप्शन है जी 100 पाई रेडियन पर सेकंड, 200 पाई रेडियन पर सेकंड, 300 पाई रेडियन पर सेकंड, 400 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इसको आप ज़रा हल करके देखें कि आपका आंसर क्या आता है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है जी 100 रेडियन पर सेकंड। एक्चुअली यहाँ पे जब पूछा जाता है द एंगल टर्न पर सेकंड, तो एंगल टर्न पर सेकंड आपको पता है, आप इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले हमारे पास क्या है? वो भी एंगुलर वेलोसिटी है। ये ऐसे ही है जैसे आपको वेलोसिटी दी जाती है और कहा जाता है कि किलोमीटर पर सेकंड से आप, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर दें। आपने सिर्फ उसके क्या करने थे? यूनिट्स चेंज करने थे। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं कि हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है और हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो इसको ज़रा अगर आप गौर से देखें तो हमने किया क्या है। देखें जी, रेवोल्यूशन है। एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होती है और हमने मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो जहाँ रेवोल्यूशन है वहाँ पे आप 2 पाई रेडियन कर देंगे, जहाँ पे मिनट है वहाँ पे आप 60 सेकंड्स कर देंगे, तो ये रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो ये 300 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, तो ये 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60, तो 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। पीपीएससी में जो भी सवाल आते हैं, आप अगर सोचें कि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होंगी, इस तरह होगा, उस तरह होगा, मैं ये कैसे करूँगा, मैं ये कैसे करूँगी, तो आप ये देखें कि कोई भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं होती जिनको आप कुछ सेकंड्स में हल ना कर सकें। आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं और 90 मिनट्स हैं अप्रोक्सीमेटली आपके पास। तो आप, जाहिर सी बात है, आप 2 मिनट का सवाल तो आपको देने से रहा, 2 मिनट का सवाल देगा तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसलिए आप एक बात जहन में रखें कि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना अच्छा आप इसको तैयार कर लेंगे, जितना आप अपने जहन को इस हिसाब से चलाएंगे, उतना ही वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप देखें कि आप इस लेवल पे नहीं सोच रहे, इस तर्ज पे नहीं सोच रहे, तो तभी आपको मुश्किल होगी। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने की आदत बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो फिर आपको वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से इसको कर सकेंगे। अपने अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन है,
ये भी देखें कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बॉडी ऑफ मैस m राइजेस टू अ हाइट h, और हाइट कितनी r/5 फ्रॉम अर्थ सरफेस। आप देखें कि ज़मीन के सरफेस से r/5 हाइट पे ये चला गया है एक बॉडी, और r क्या है, ज़मीन का रेडियस है, और उससे r/5 और हाइट वो ट्रेवल कर गया है। तो सपोज आप कोई भी वैल्यू इसकी अपने तौर पे भी सोच सकते हैं। तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज बताएं। तो देखते हैं जी, आप इसका आंसर सजेस्ट करें अब क्या बनता है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर इज 1/5 mgr। अब देखिए, जितना एक चीज़ आपने गौर करनी है, जितना हाइट में चेंज आया उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। आपको याद होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखते थे, mg डेल्टा h। तो आप हाइट में चेंज देखें, उसकी पहली हाइट कितनी है r, नई हाइट कितनी है 1/5r। 1/5 का मतलब क्या है 0.2। तो पहले वो 1 पे था, अब 0.2 और बढ़ गया तो 1.2 हो गया। तो हाइट में चेंज कितना है 1.2 माइनस 1 तो 0.2, और उसका मतलब क्या होता है 1/5। तो जितना ही उसमें चेंज आया उतना ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो ज़्यादा आप इसकी कैलकुलेशन में नहीं पड़े, सादा सा ये बिल्कुल कैलकुलेशन थी जो हमने यहाँ पे करनी थी। अगले सवाल पे चलते हैं जी। तो अगला सवाल है, रेडियस ऑफ अ ड्रॉपलेट इज हाफ। एक ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, आपने पढ़ा होगा, उसमें फॉग ड्रॉपलेट अपीयर होता है सस्पेंडेड। ये हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स का ये एक कह लें MCQ है। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हुआ है रेडियस हाफ हो गया है। तो देखें टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, डबल्स हो जाएगी। अब उसके बाद हाफ हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाती है या 4 गुना बढ़ जाती है। तो अब आपने इसको आंसर करना है और हम इसके एक्चुअल आंसर की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारे पास यह 4 गुना कम हो जाती है, तो हम एक सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे पास आती है कि ये कैसे हो जाता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी के दो रिलेशन हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं Vt=mg/6π r। यहाँ पे देखें मैस भी है, या दो चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं, मैस चेंज हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, और रेडियस। अब रेडियस तो उन्होंने हमें बता दिया कि कम हो गया। अब जाहिर सी बात है हम एक चीज़ सोचते हैं कि रेडियस कम होने से मैस भी कम होना चाहिए, लेकिन मैथ्स के बारे में इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब अगर मैथ्स के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि हम ये वाला रिलेशन यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसको जब चेंज करके करते हैं तो 2ρg r² 9η, यहाँ पे देखें सिर्फ रेडियस है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे जब हम इस रेडियस को हाफ करेंगे और हाफ का फिर स्क्वायर करेंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 की टर्म आ जाएगी। तो ये हमें बताती है कि ये 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये इस तरह से होता है कि हम सोचे बगैर, वहाँ पे ये देखें बगैर कि मैथ भी वहाँ पे है, एक चेंज है जो कांस्टेंट टर्म नहीं है, रेडियस के कम होने से मैथ में भी चेंज आता है। हम उसी रिलेशन को वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और फिर हमारा जवाब ठीक नहीं होता। हम ये समझते हैं कि ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसी बच्चों वाले क्वेश्चन में हम फिर खुद गलत हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी की वजह से और इन 2-3 छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ना रखने की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6th हमारा जो क्वेश्चन है ये ज़रा देखें, ये बहुत टेक्निकल है। ये फर्स्ट चैप्टर में ही हम ये पढ़ते हैं कि जी किस तरह से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज निकालनी है, किस तरह से परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी है। तो ये उसी से मिलता जुलता सवाल है। एक स्टॉप वॉच है जिसका लीस्ट काउंट 0.2 सेकेंड है, और 20 ऑसिलेशंस जो हैं उनका टाइम जो है वो 25 सेकेंड है। परसेंटेज एरर यहाँ पे इस मेजरमेंट में कितना होगा, तो परसेंटेज एरर या कह लें कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स आप देख सकते हैं उसको। तो इसका जो ऑप्शन है वो 16%, 1.8%, 0.1% और 0.8%, ये 4 आंसर हैं। अब हम ज़रा इसके करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 0.8%। ये ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम जो गलती करते हैं वो हमें लीस्ट काउंट दे देते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के कहते हैं, लेकिन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हम इस तरह से नहीं करते। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में आपने पहले अनसर्टेनिटी निकालनी है, जिसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। वो क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब 0.2 डिवाइडेड बाय 20, 0.01 यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गई। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, और वो आपके पास 0.8% आती है। कभी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में
टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में लीस्ट काउंट को आपने नहीं यूज़ करना, अलग से आपने अनसर्टेनिटी उसकी निकालनी है और फिर ही आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो जी उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड कंपेयर विद दैट रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 टू 10 मीटर पर सेकंड इज, मतलब 10 से 20 मीटर पर सेकंड आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड का गैप है। 0 से 10 मीटर सेकंड पर कर रहे हैं, यहाँ पे भी 10 का गैप है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? सेम होगी, 2 गुना होगी, 3 गुना होगी या 4 गुना होगी? तो इसके आंसर पे चलते हैं। क्या आंसर क्या है? 3 टाइम्स। हमारा जो हम जो जहन में रखते हैं, हम ये रखते हैं बात कि हमारे पास देखें जी वहाँ पे डिफरेंस कितना है स्पीड का, 10 है। 10 से 20 पे चले जाएं या 0 से 10 पे चले जाएं तो एनर्जी भी तो सेम ही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम है। कतन मकसद नहीं है कि चेंज इन एनर्जी भी सेम होगा। क्यों? ये आप देखें, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज़ करें। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि आप किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है या पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देता है। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया जी? पहले केस में 10 से 20 तक 150, ठीक है जी। ये सॉरी जॉल्स आना था, ये मीटर लिखा गया है यहाँ पे 150 के साथ। तो सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी पे कितना चेंज आएगा? 0 से 10 पे जब जा रहा है तो 50 जॉल्स आएगा। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि 50 का 150 3 टाइम्स होता है, तो 3 टाइम्स एनर्जी में चेंज आएगा यहाँ। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है जी अ बकेट फिल्ड विद वाटर इज रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर एंड वाटर जस्ट डजंट fall down. The time period of revolution will be nearly 1 second, 4 second, 8 second, 10 seconds. तो इसको आप ज़रा देखें तो आंसर की तरफ चलते हैं एंड द आंसर विल बी 4 सेकंड। पहले आप देखें बाल्टी को जब आप ऐसे घुमा रहे हैं तो वो गिर नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? जैसे सेटेलाइट में हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट कर देते हैं तो बाल्टी आपकी बकेट के अंदर भी आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट होती है। तो इसका मतलब है कि आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी की फ्रीक्वेंसी या टाइम टेबल वाला या टाइम पीरियड वाला आपको रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या था? 1/2 पाई जी ओवर आर। स्केल आर क्या उसका रेडियस, इसको आप इन्वर्ट कर लें तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई आर ओवर जी। तो ये भी बड़ी आसानी से आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 सेकंड बनता है। तो बात ये है कि हम कभी भी आर्टिफिशियल ग्रेविटी के इस आर्टिकल को इस तरह से डेली लाइफ में यूज़ ही नहीं करते। हमें लगता है कि ये सिर्फ आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमारी सेटेलाइट्स में ही जनरेट कर सकते हैं, स्पेसशिप में जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे भी हम जो भी, ये आप अक्सर छोटे होते ये करते थे, बच्चों को करके दिखाते हैं। ये देखो जी मैं बाल्टी घुमा रहा हूँ, बाल्टी के अंदर कोई भी लिक्विड डाल के, और देखें गिर नहीं रहा जी। वो क्यों नहीं गिर रहा? वहाँ पे वही एक्शन हो रहा है आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला। ये एक्चुअली हमारी आर्टिफिशियल ग्रेविटी की हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशन भी है। तो अगर हम इस तरह से इसको सोचेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 6 यूनिट्स इन 4 सेकंड। द टार्क इज 1 यूनिट, 1/2 यूनिट, 3/2 यूनिट, 4 यूनिट। तो इसका ज़रा आंसर देखते हैं। अब होता यह है कि हम कभी भी एंगुलर मोमेंटम और टार्क को नहीं लिंक कर रहे होते। हालांकि हमारे पास तीसरे और पांचवें चैप्टर की सारी इक्वेशंस, आपको तीसरे की याद है, आप पांचवें की बना लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। हम कहते हैं कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही काम एंगुलर मोशन में टार्क करता है। तो फोर्स क्या है? एम में, टार्क है आई अल्फा। ये देखें आई एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो एंगुलर में आप क्यों नहीं कहते कि अगर किसी बॉडी पर टार्क लगाएं तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू टार्क। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखें कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना है जी? ये 2 to 6 हो गया, मतलब 4 चेंज है। टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो 4/4 इक्वल्स टू 1 आपके पास टार्क आ जाता है। तो टार्क का यूनिट आपके पास न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने यूनिट की बात नहीं की, तो इसी तरह से हमने इसको देख लिया। तो अक्सर क्वेश्चन में यूनिट की बात इसलिए भी नहीं करते कि आप यूनिट से फार्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यूनिट आते हैं आप ना लिखें
तो आप खुद से फार्मूला बना लें तो फिर भी आप उसको कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। तो ये कितनी होती है जी? डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो किसी सेमी सर्कल की π/2, पाई, 3π/2, 2π। तो इसका आंसर देखते हैं ज़रा। तो अब हमारे पास ये बनता है π/2। सबसे पहले आप देखें कि एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी? एक साइड से दूसरी साइड तक ये 2r होता है। और डिस्टेंस कितना होता है इसके सरकमफेरेंस का? सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr डिवाइडेड बाई 2, तो πr बन जाता है। आप इन दोनों की रेशियो ले लें, πr/2r। तो अब देखें r से r कट गया तो π/2। ये बहुत ही आसान सवाल है। इसी तरह वो फुल सर्कल का भी ले सकता है, फुल सर्कल में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आते हैं जो कि रूटीन से हट के आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। कंसेप्ट के पीछे भागें, सवालों को रट्टा ना लगाएं। सवालों को अगर आप रट्टा लगाएंगे तो फिर आप कभी भी उसको क्लियर नहीं कर सकते। और डिटेल से आर्टिकल वाइज आप लोगों ने चीज़ों को पढ़ना है अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो। जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह पाक उसी मेहनत के हिसाब से इंसान को उसका सिला अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला के कानूनों में या अल्लाह ताला की ज़ात में ना ही तो नाइंसाफ़ी है और ना ही किस्म की बेईमानी है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि आप जो मेहनत नहीं करता वो आगे निकल जाता है, जो मेहनत करता है वो पीछे रह जाता है। ऐसा नहीं होता। आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह और क्वेश्चंस के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। और क्वेश्चंस या कुछ ऐसा जो भी है तो आप कमेंट्स बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे पर्सनली जो लोग मुझे जानते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं या वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को अच्छे से सीखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।